हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में हमारा सिक्स चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा सिक्स चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर में हम टोटल मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड चीजों को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, बेसिकली आपने वहां देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका किसी पर्टिकुलर, या मैं ये कहूं कि किसी सरफेस एरिया से होकर जाने वाली जो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी उनका नंबर था। ठीक है, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में, ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिज्म में बात करते हैं तो यहां आता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अगर आप देखें कि अगर आपका कोई सरफेस है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस सरफेस के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल करके जाती हैं उनकी संख्या को, उनकी नंबर को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो एक बार देखें अगर हम कि किस तरीका से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के थ्रू जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कहां रखा हुआ है, प्लेस इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है। कहां से क्रॉस हो रही है, क्रॉसिंग दिस फोर्स नॉर्मली। तो मैथमेटिकली अगर आप ये देखना चाहते हैं भाई, ये तो इसका एक मीनिंग हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का कि आपके किसी भी जो आपका कोई सरफेस है और वो सरफेस अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस सरफेस से आपकी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल करके जाती हैं उनके नंबर को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकली इसको देखा जाए, मैथमेटिकली अगर आप इसको देखते हैं तो अगर मैथमेटिकली आपको डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ठीक है, तो ये इक्वल किसका होगा, ये स्केलर प्रोडक्ट की इक्वल है। किसका स्केलर प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का और आपका सरफेस एरिया का। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि बी ए कॉस थीटा। जैसे जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने देखा, ऐसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स में भी लिख सकते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, वो क्या है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अब अगर ये आप इसे जनरली देखते हैं तो यहां पे ये आपका, अगर मैं ये कहूं कि आपका जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि हमें पता है एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मली होता है। क्या होता है, सरफेस के नॉर्मली। ये अगर कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आप ये जो देख पा रहे हैं, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई आपका सरफेस एरिया इस टाइप से रखा हुआ है कि भाई उस, अगर मैं इस लूप की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, क्योंकि सरफेस एरिया के नॉर्मल होता है तो ये आ गया एरिया वेक्टर। और अगर मैं ये मानूं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन भी क्या है, इधर की तरफ, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, आप ऐसे ले सकते हैं कि आपका जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फाई इज इक्वल टू आपका होगा बी ए कॉस जीरो। क्या होगा जी, बी ए कॉस जीरो, यानी कि सिंपल आपका बी ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखें कि आपका ये जो सरफेस एरिया है, जो लूप है, अगर वो इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर, यानी कि जो आपका एरिया वेक्टर है, क्योंकि एरिया वेक्टर तो आपका नॉर्मल होगा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, थीटा, यानी कि आप अगर इस सरफेस पर से इंक्लाइन कर देते हैं
नॉर्मली ना रख करके। तो इस कंडीशन में आपका फ्लक्स क्या होगा, BA cos थीटा होगा। यानी कि अगर आप ये डायग्राम ए देख पा रहे हैं तो यहाँ तो जब थीटा इक्वल टू 0 है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली BA हो जाएगा। और अगर वो आपका जो एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल ड्रॉ करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा आपका, BA cos थीटा के बराबर होगा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं SI यूनिट की, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट की बात करें तो इसके SI यूनिट होती है वेबर। क्या होती है जी, वेबर। और बेसिकली अगर मैं कहूं कि CGS यूनिट क्या है, भाई इसकी SI यूनिट तो हो गई वेबर, और अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट होती है इसकी मैक्सवेल। क्या होती है जी, मैक्सवेल। और जनरली आपका जो 1 वेबर इक्वल होता है, इस वेबर को रिप्रेजेंट करते हैं WB से। 1 वेबर हमारा इक्वल होता है 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर के। किसके जी, 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर के। इसमें ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। टेस्ला मीटर स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये माइनस का साइन इधर नहीं आएगा, इसमें आएगा सिर्फ 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका क्या, 1 वेबर की वैल्यू। लेकिन अगर हम ये देखें कि मैक्सवेल में अगर हमें लिखना हो कि अगर 1 वेबर और मैक्सवेल में अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो हमारा 1 वेबर इक्वल होता है किसके, 10 की पावर 8 मैक्सवेल की। तो मैक्सवेल क्या है, हमारी CGS यूनिट है। तो मैक्सवेल हमारी CGS यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। और इसमें अगर हम देखें 1 वेबर और मैक्सवेल की अगर मैं बात करता हूं तो 1 वेबर आपका इक्वल होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल के, ठीक है। अगर हम आगे देखें नेक्स्ट टॉपिक, अगर यहाँ पे एक नोट मैंने आपको डाला है कि अगर आपका जो नॉर्मल है, यानी आपका कोई भी सरफेस है, अगर उस सरफेस का नॉर्मल यानी कि उसका एरिया वेक्टर टू ए प्लेन पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि ये सरफेस है कोई भी, ये इस सरफेस का नॉर्मल हो गया जिसको हम एरिया वेक्टर भी बोल सकते हैं। अगर ये एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के ही अलोंग है, यानी इसी डायरेक्शन में आपका ये एरिया वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो फ्लक्स है फाई इक्वल टू BA cos 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू तो होती है 1, तो बेसिकली ये आएगा आपका पॉजिटिव निकल करके, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। यानी जब किसी सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के ही अलोंग हो, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा एरिया वेक्टर है तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकल करके आती है पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका जो नॉर्मल है यानी एरिया वेक्टर जो है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और जब थीटा 180 डिग्री होगा तो आपका फाई किसके इक्वल हो गया, BA cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हो गया माइनस के BA। तो आप क्या लिख सकते हो कि फिर आपका जो फ्लक्स निकल करके आएगा वो नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा जी, नेगेटिव। तो जनरली अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपके सरफेस का जो एरिया वेक्टर है या जो उसका नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, और अगर नेगेटिव आता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो आगे देखें, अगर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि अब ये जो चैप्टर का नाम आता है, क्योंकि हमें यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे थोड़ी सी बात करनी थी, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ये बेसिक चीजें थी। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्यारे बच्चों आपका एक फिनोमिना है। इस फिनोमिना में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आपका इंड्यूस्ड करंट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक वो फिनोमिना है, एक वो प्रोसीजर है जिसमें आप क्या काम करते हैं,
आप इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करते हैं, किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग की वजह से। यानी कि सिंपल सा है आपका कि अगर आपके पास कोई क्लोज सर्किट है और आप उस क्लोज सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंजिंग करते हैं तो उस सर्किट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, या फिर ये कहें कि एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। और इसी फिनोमिना को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो क्या है? द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग की वजह से, लिंक विद ए क्लोज सर्किट। जो एक क्लोज सर्किट से लिंक है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की अगर हम लॉज की बात करें तो यहां पर इसके लॉ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ क्या है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज विच गवर्न द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम लॉ की बात करते हैं तो ऐसे आपके दो लॉ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। कौन कौन सा है? जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें फैराडे लॉ की। किसकी बात करते हैं? फैराडे लॉ की। तो फैराडे लॉ में भी आपके दो लॉ हैं। तो इसमें फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? ये जनरली वही बताता है कि आपका फैराडे लॉ ये बताता है कि अगर किसी क्लोज सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए तो वहां एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, या फिर ये बोले कि एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन है वो एज इट इज फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अगर हम फैराडे के फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो वो एज इट इज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है। दूसरे लॉ में इन्होंने क्या बताने की कोशिश की? अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, इन्होंने बताया कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, लेकिन कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा अगर वो हमें वैल्यू फाइंड आउट वहां करनी है तो उसके लिए इन्होंने बताया कि भाई जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके बराबर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज सर्किट, जो कि एक क्लोज सर्किट से लिंक है। और अगर मैथमेटिकली हम इसकी बात करें तो मैथमेटिकली क्या होगा? हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड E इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? डी फाई अपॉन dt। क्या आ जाएगा जी? डी फाई अपॉन dt। ठीक है। अब अगर ये देखा जाए कि भाई इसमें अगर हम ये देखते हैं कि ये जो ईएमएफ की वैल्यू होती है इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई अपॉन dt। अगर हम ये देखें कि अगर हमारे पास एक क्लोज सर्किट कोई कॉइल है, फॉर ए कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हमारे पास कोई कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? तो E इक्वल टू क्या होगा? माइनस के n डी फाई अपॉन dt। ये आ गया जी हमारा फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी? जो दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ क्या है? लेंज लॉ है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आपके दो लॉ हैं, एक तो आपका फर्स्ट लॉ यानी फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में भी आपके दो लॉ हो गए, फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ। एक है आपका लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या कहता है भाई? लेंज लॉ बताता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है किसकी? इंड्यूस्ड करंट की। ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होती है कि वो उस रीजन का अपोज करती है जिस रीजन की वजह से वो जनरेट हुई है। तो ये बताता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, वो किस तरीका की है? वो इस तरीका से है कि सच दैट इट अपोज द कॉज,
ये उस कॉज का अपोज करती है। कौन से कॉज का अपोज करती है? विच प्रोड्यूस इट, यानी जिसकी वजह से ये खुद प्रोड्यूस हो रही है इंड्यूस्ड करंट आपकी, ये उसी का अपोज करती है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसका अपोज करेगी? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो लेंज लॉ ने यही बताया कि भाई आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, या फिर ये कहें कि जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई, उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होती है कि वह उस रीजन का ही अपोज करती है जिस रीजन से, जिस कॉज की वजह से वो क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुई है इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये है हमारा लेंज लॉ। आगे इसका इलस्ट्रेशंस भी है कि अगर ये प्रूफ करने के लिए है कि लेंज लॉ ने इसको कैसे बताया, कैसे इसको इलस्ट्रेट किया, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इलस्ट्रेट करेंगे, यानी कि इलस्ट्रेशंस ऑफ लेंज लॉ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।